मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है एक तकरीबन 10-12 दिनों के बाद मैं कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि तबीयत जो थी वो नासाज थी। बहरहाल अभी भी फुली रिकवर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों की दुआओं से काफ़ी असर है और तबीयत जो है वो काफ़ी संभल गई है। तो मैंने सोचा चलें प्रोग्राम कर दें, क्योंकि जब हम ऑफ एयर थे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सियासत में भी और वैसे भी हमारे पाकिस्तान में जो है वो चलती रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इज़राइल और हमास की जो जंगबंदी हुई है 4 दिनों के लिए। लेकिन इसके बावजूद इज़राइल जो है वो गाज़ा के लोगों पर गोलियाँ जो है वो बरसाने से बाज़ नहीं आ रहा। और जब से ये जंग शुरू हुई है 14,800 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस जंग में, और ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है। बच्चे और ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 10,000 है। तो आप देख लीजिएगा कि इज़राइल जो है वो क्या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तमाम दुनिया के जो मतलब कि बड़े-बड़े मुल्क हैं जो इसमें इंटरवीन करके इस जंग को रोक सकते थे, वो खामोश हैं। और अस्पतालों को, स्कूलों को और इवन एनजीओज़ के जो ऑफ़िसेज़ हैं उनको भी नहीं बख्शा गया, और 50 जो सहाफ़ी हैं उनको भी शहीद कर दिया गया है। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या ये 4 दिन की जो जंग बंदी हुई है, इसके बाद क्या होगा? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बड़ा भूचाल आया हुआ है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस पहुँच गए हैं और अपने आप को लाडला कहलवाने से बाज़ रखने की कोशिश में हैं। कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब को मंगल के रोज़ जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए। और क्या इस हुक्म का भी उसी तरह ही होगा, रद्दी के टोकरे में ये जाएगा जैसे कि इलेक्शन जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन आज तक वो नाजायज़ हुकूमतें जो हैं केपीके में और पंजाब में बैठी हुई हैं। लेकिन जिसने ये एक्शन लेना था इलेक्शन कमीशन ने, वो खामोश है, बल्कि उसने एक और चाल चल दी है कि जो पीटीआई है वो अपनी इंट्रा पार्टी के इलेक्शन जो है वो करवाए 20 दिनों के अंदर। और अगर इलेक्शन ना करवा पाई तो उससे ये जो बल्ले का निशान है वो ले लिया जाएगा। तो क्या ये पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखने की एक और साजिश है? इस पर भी हम बात करेंगे। और प्लेइंग फील्ड जो है, पीपल पार्टी भी प्लेइंग फील्ड मांग रही है, लेकिन प्लेइंग फील्ड जो असल चीज़ है वो नून लीग के लिए तो सिर्फ फील्ड ही फील्ड है। प्लेइंग फील्ड को छोड़ें आप, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उसके लिए प्लेइंग फील्ड तो क्या, वो क्या कहते होते हैं, फील्ड ही नहीं है। लेकिन केपीके के लोग जो है उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, और वो लोग जो हैं एक खान साहब का जो सिपाही है शेर अफजल खान मरवे साहब जो है, उनके कहने पर लोग जो हैं वो एक कारकुन कन्वेंशन हो रहा था लेकिन जलसे में तब्दील हो गया, और वहाँ पहुँचते-पहुँचते बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो भी जो कारकुन थे उन्होंने तोड़ी। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा कि रेहाम खान की एक बुक आई थी। अब एक किताब और जो है वो सरेआम आ रही है। हाजरा साहिबा हैं उनकी, सुना है कि बड़ी मारूफ अदाकारा हैं। उनकी ये किताब है और इसमें बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ाम जो हैं, जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता, वो इमरान खान साहब की ज़ात पर लगाए गए हैं। इसमें से कितना सच निकलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जॉइन कर लिया है। जी सर, एक अरसे के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काई साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर, थैंक यू वेरी मच। और वेलकम लाहौर से हमें सरकारी साहब ने जॉइन किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम जय साहब काई साहब। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत शुक्रिया सर, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग गाइस साहब, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो इज़राइल और हमास की ये जो जंगबंदी हुई है 4 दिनों के लिए, आप क्या समझते हैं कि इतना कुछ नुकसान होने के बाद ये जंगबंदी हुई है, तो 4 दिन के लिए हुई है, तो 4 दिन के बाद क्या होगा? इसको आप कैसे आने वाले दिनों में देखते हैं? देखें, इसराइल बाज नहीं आएगा। 11,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को ये शहीद कर चुका है
और अमेरिका और इसके अलावा दूसरे जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने एक कोशिश की थी कि जी चले जंगबंदी थोड़ा अर्सा के लिए हो जाए, 4 दिन के लिए। मेरा ख्याल है 4 दिन के लिए जंगबंदी को मायने नहीं रखती। कुछ उन्होंने कैदियों का तबादला करना, और उनकी कोशिश ये है इसराइलियों की कि जो इसराइली फौजी जो हैं उनको इनकी जो कैद में, हमास की कैद में, उनको वापस लिया जाए। लेकिन ये मुझे लगता ये है कि अब देखें ना कि कल को जो हॉस्पिटल्स में या जो पनाह गजीन जो है वहां से मूव कर रहे थे, उन पर इसराइल ने दोबारा बमबारी की है, बावजूद इसके कि 4 दिन, जी 4 दिन की जो इनकी वो इन्होंने जंगबंदी का जो ऐलान किया, जी सर, उसके बावजूद उन्होंने उन पे बमबारी किया। तो ये जितने भी हमारे 57 के करीब जो मुसलमान कंट्रीज हैं, ये बिल्कुल ये आपको ऐसे लगते हैं इम्पोर्टेंट जो है लग रहे हैं, और इनकी OIC की जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर भी मजम्मत की गई, ये करेंगे वो करेंगे, ये इसराइल के वो मैकडोनल्ड को बंद उसकी बाइकाट कर देंगे, फलां कर देंगे। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सब के सब जो है मिलकर भी इसराइल की कोई उनके खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई करें कि जिससे उसको जंगी जुराइम करने पर उसे रोका जा सके। अब देखिए, हमास या हिजबुल्लाह जो है वो इटसेल्फ वो एक तंजीमें हैं, वो कोई कंट्री तो नहीं है, और उनको कहा जाता है कि ईरान सपोर्ट कर रहा है या एक दो और कंट्री जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन हमारे जो 57 कंट्रीज हैं, और वो उनकी कोई इस किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जिससे उनको रोका जा सके। इवन इसराइल ने अमेरिका को थ्रेट की है कि हम तुम्हारा भी नाका बंद कर सकते हैं तुम, क्योंकि इसराइल अमेरिका के अंदर जो उनके सेनेट या कांग्रेस के अंदर जो मेन जो उनकी मिनिस्ट्रीज हैं या मेन उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन पे जो कंट्रोल, जो फाइनेंस और दिफाक है, उनके ऊपर कंट्रोल तो इन लोगों का है, जूस का है। और बावजूद इसके जो के जी इसराइल के अंदर भी ये जो ऑर्थोडॉक्स जो इसराइली हैं वो ज़ायनिस्ट के खिलाफ वो खड़े हो गए, और उन पर पुलिस तशद्दुद करती हुई आपको नजर आएगी इसराइल के अंदर कि जी इस तरह। क्योंकि आप ये देखें कि ये जो इसराइल है, ये जो इसकी जो रियासत जब बनी थी, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है जिसका कि नजरियाती सियासत है। ये मैं इससे मुखालफत करता हूँ इस बात को। ये दुनिया भर में जो 2 करोड़ यहूदी हैं, वो उनकी कोशिश ये है कि उनको इकट्ठा करके यहाँ पे इसराइल पर आबाद किया जाए। और उस वक्त जिस वक्त इनको निकाला गया था हिटलर के जमाने में, तो उस वक्त इनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर इन्होंने फलस्तीनियों ने इनको अपने वेलकम किया, जिस तरह हमने अफगानियों को वेलकम किया था। वहां आके अब उन्हीं के जनाब रियासत पर वो कब्जा कर लिया उन्होंने। अब देखना यह है कि जो अमेरिका के अंदर आप देखें कि इतने बड़े बड़े जो है मुजाहरे हो रहे हैं। और आप इवन लंदन के अंदर आप देखें कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हजारों लाखों लोग जो है वो ब्रिटिश जो है लोकल, मतलब उनमें मुसलमान नहीं है सिर्फ, तमाम जो आप देखें कि जो मज़ाहब के लोग हैं वो ये फील कर रहे हैं कि इवन जो इस तरह के हमास के हमलों के बाद बेशक 14-15 हजार, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा जो है उनकी कैजुअलिटीज हुई है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो उनकी तादाद जो है वो इतनी कम बताई जा रही होती, क्योंकि हमारा एक्सेस नहीं अब रहा। वहां 50 के करीब तो आप खुद बता रहे हैं कि जी जर्नलिस्ट जो है वो शहीद हो चुके हैं या कत्ल हो चुके हैं। तो इस किस्म के जो मामले में खुद जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही, क्योंकि ये अब जंग जो है ये वेस्ट में और अमेरिका में दूसरी कंट्रीज के अंदर फैलेगा। आपके जो वजीर आजम हैं, बरतानिया के वजीर आजम, और अमेरिका का जो बाइडन है, वो तो कैटेगोरिकली उन्होंने अनाउंस किया कि जो मर्जी हो जाए वो आपको जो यहूदी जो है वो उनकी वो सपोर्ट के वो अलहदा नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूं कि हमास के हमले जो है वो जारी रहेंगे बाद में इसके भी, और इस तरह कत्ल गारत रहेगा। और ये जंग अब मुझे फैलती हुई नजर आ रही है, और उसमें हमारे जो मुसलमान कंट्री आप देखें कि ये अय्याशियों में ये जो है सारी उम्र जो है अय्याशियों में रहे हैं। और ये 1923 के बाद आपने देखा जो सऊद खानदान को भी तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस लेकर आई थी ना। तो ये तो हमारे जो इसराइल के अंदर जो आप देखते हैं कि जो वहां की हुकूमत है या वहां पे जो उनका जो सिस्टम है, फर्स्ट टाइम बता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसराइल को नेतन्याहू ने कोशिश की थी कि इसकी पावर्स को कम किया जाए, तो वो उस पर लोग निकले हैं ज्यादा,
ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी जो जुल्म हो रहा है वो तो नेतन्याहू कह रहा है कि इनको एक एक बच्चे को मैं मारूंगा, उसके बाद जाकर देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको गजा से निकालकर मिस्र की तरफ या ऐसे इलाकों की तरफ भेजा जा सके जहां पे ये मुसलमान ये गाजा को खाली करवाया जा सके फलस्तीन की रियासत में। और जो वो दो नजरिया था, पूरा जी कब्जा सर, जो है वो गजा पे किया जाए। जी आपको जी सर, जी असद भाई, आप क्या कहेंगे इस सारे सूरत हाल पे जो जंगबंदी हुई है 4 दिन के लिए, इसके बाद क्या होगा, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जंग जो छिड़ी हुई थी वो बहुत पहले से छिड़ी हुई थी। हमास के जो जंगजू थे उन्होंने तो बस एक इंतकामी कार्रवाई की और वो जंग फैल गई, क्योंकि दुश्मन को ये लगा कि ये जो छोटे छोटे जंगजू हैं ये तो हमसे भारी पड़ रहे हैं, और इनको ये लगा कि हमास का हम खात्मा कर लेंगे। इन्होंने हमें मौका फराहम कर दिया है। उस कहते हैं ना, बिखरा हुआ जो सांड होता है वो यही करता है, उसकी कोशिश ये होती है कि हम चढ़ दौड़ेंगे और अब इनको खत्म करके छोड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हमास का ये कुछ उस तरह नहीं बिगाड़ सके, लेकिन जो आबादी थी, शहरी आबादी थी, बच्चे थे, औरतें थे, इनका उन्होंने जिस तरह वहां पर जुल्म सितम किया, बमबारी की, हलाकतें की तादाद बढ़ती गई, उसकी सूरत में इनको ये लगा कि जो हिजबुल्लाह है या बाकी जो मुस्लिम मालिक हैं उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने अब कोशिश की कि चलें 2-4 दिन के लिए वक्त गुजारने के लिए इन्होंने टाइम पास के लिए किया, अपनी जरूरत के लिए किया है। इन्होंने ना फलस्तीन के लिए, ना अवाम के लिए, ना किसी और को दिखाने के लिए, इन्होंने अपनी जात के लिए ये जंगबंदी का ऐलान किया, क्योंकि इनको मार पड़ रही थी, मुसलसल पड़ रही थी, और इनको ये लग रहा था कि इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो फिर और हमें मार पड़ेगी। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसराइल ने एक छोटी सी प्लानिंग की होगी अपने तौर पर कि हम ये स्ट्रेटजी बदलते हैं, इसके बाद कुछ प्लानिंग करके नए सिरे से हम आते हैं और इस दरमियान में अपने बंदे भी घुसाएंगे, अपनी इंटेलिजेंस भी घुसाएंगे, और फिर देखते हैं क्या इनकी कार्रवाई होती है। अदरवाइज हमें इन पर कोई यकीन नहीं है। जितना गहरा जख्म हमास के जंगजुओं ने इसराइलियों को लगा दिया है, ये अब सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। ये उस बदला लेने की ताक में रहेंगे और हर तरफ कहीं में कहीं जो मौका मिलेगा कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज है कि जो डर हमास ने इनके दिलों में बैठा दिया है, अब उनको अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना है, और इसीलिए उनका जो वजीर आजम है मुंह छुपाता कर रहा है, और कहते हैं सारे दोस्त मिलकर कह रहे हैं कि अब वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जितना उनको एक अपने आप के ऊपर बड़ा मान था, अपने जो टेक्नोलॉजी थी उस पर बड़ा मान था, वो सब धरी की धरी रह गई है। तो आप बेफिक्र रहें कि इनकी जो प्लानिंग थी, जो साजिशें थी इसराइल की, ग्रेटर इसराइल की, वो एक दफा खुडे लेने लग गई है। कम से कम 20-25 साल हमास के जंगजुओं ने इसराइल की प्लानिंग को पीछे फेंक दिया। और दूसरा मैंने देखा है हर जगह बाइकआउट हो रहा है। इनकी जितनी जो स्पोर्ट्स थी इनको मिल रही थी, इनके जो वहां पर कंपनीज थी वो तकरीबन दिवालिया होने जा रही हैं। तो ये फर्क पड़ा है सर कि ये जंगबंदी इन्होंने अपनी जरूरत के लिए की है, फलस्तीनियों के या हमास के लिए नहीं की। सही है, आपको पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया असद भाई। जी हमें ज्वाइन किया लंदन से जनाब यसब तमन्ना साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम सबको। सर बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। बड़ी माजरत के कुछ बीच में एक गैप सा आ गया हमारे प्रोग्रामों में, उसकी वजह आप जानते हैं। ये सब भाई आप कैसे देखते हैं ये जो जंगबंदी हुई है, क्या इस जंगबंदी के जो 4 दिन हैं गुजरने के बाद आप कैसे देखते हैं कि क्या होगा? क्या इजराइल जो है वो कुछ बैक फुट पे जाएगा और कुछ जो हमारे वाले हैं वो बैक फुट पे जाएंगे, और गाजा के लोग जो है उनको कुछ अमन और सुकून मिलेगा? मेरा ख्याल है कि ये जंगबंदी जो है वो इसराइलियों ने ताज़ा दम होने के लिए ली है। इसके बाद एक नए सिरे से उन्होंने पूरे जोश व खरोश के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने जो काम करना है वो दुनिया देखेगी अगले चंद हफ्तों में। सच्ची बात यह कि हमारी हमदर्दियां तो फ़लस्तीन के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन ये बात उनसे पूछी जा सकती है कि उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू क्यों किया। वो ठीक है, एक पुरानी बात जो है कि जी इसराइल ने कब्जा किया, बला बला, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो हालात चल रहे थे अक्टूबर तक हमले से पहले, उसके बाद फ़लस्तीनियों ने हासिल क्या किया? दुनिया की तवज्जो बिल्कुल नहीं है। दुनिया अपने काम उसी तरह से कर रही है, यूनाइटेड नेशंस में उसी तरह से उनकी करारदादें वीटो हो रही हैं जैसे पहले होती थी। 15,000 बंदा आपने मरवा लिया, लेकिन किस खाते में? बच्चे मरवा लिए आपने, मर्द मरवा लिए आपने, औरतें मरवा ली हैं, किस खाते में? उन्होंने अगर कोई ऐसी हरकत करनी ही थी
फ़लस्तीनियों ने, तो उनको चाहिए था कि जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, कम से कम उन्हें तो एतमाद में ले लेते। कोई बरादर मुल्क, इस्लामी बरादर मुल्क जो है वो फ़लस्तीन की खुल के हिमायत नहीं कर रहा। आप देख लीजिए, चाहे वो सऊदी अरब हो या चाहे वो मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक हों, बाहर के ममालिक भी बशमूल पाकिस्तान, तुर्की थोड़ी बहुत आवाज़ निकाल रहा है, पाकिस्तान अपने अंदरूनी तौर पे जो कर पा रहा है कर रहा है, ज़ाहिर है उसमें उसकी वैल्यू क्या है? यस भाई, पाकिस्तानी आप आवाज़ समझते हैं कि ये अमेरिका क्योंकि इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और यूरोप जो है वो भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, इसकी वजह ये है कि जो ममालिक हैं हमारे मुसलमान ममालिक, वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। बिल्कुल 100% ये देखें ना, सारे मुसलमान ममालिक जो हैं या तो दस्ते नगर हैं वेस्ट के, अमेरिका के या यूरोप के, या उनके पास अपने वसाइल नहीं है। देखिए ना, जी, तुर्की किसी हद तक मदद कर सकता है, इंडोनेशिया ने क्या कर लिया, मलेशिया ने क्या कर लिया, पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की तो मैं आपको बताऊं ना, पाकिस्तान की तो आवाज़ अब कहीं सुनाई नहीं देती है, क्योंकि पाकिस्तान किसी कतार में नहीं है। पाकिस्तान खुद जिस तशद्दुद का शिकार है इस वक्त अंदरूनी तौर पे, और जिस जी, फस्तायत का शिकार है अंदरूनी तौर पे, बाहर की दुनिया उनकी बातें क्यों सुनेगी? हम लोग यहाँ इस महीने में नवंबर में मार्च हुआ था, बहुत बड़ा मार्च था। मैं ज़ाती तौर पे उसमें शामिल था, मेरी बीवी शामिल थी उसमें। बहुत बड़ा मार्च था, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला? कुछ भी नहीं निकला। आज की ताज़ा खबर ये है कि अब यहाँ पे बरतानिया में जो मसाजिद हैं, उनमें अगर जो वाइज़ हैं वो फ़लस्तीन की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं, तो उनकी तहकीक हो रही है कि क्या किया उन्होंने, क्या कहा है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे झंडा लहराना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है ना यसुफ भाई कि यहाँ के जो पुलिस चीफ है लंदन में मेट्रोपोलिटन के, हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने कहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि ये नहीं होनी चाहिए मार्च, लेकिन उसने कहा है कि नहीं होगी, मैं लेकिन ना बैन वो नहीं जो करूंगा। और लेकिन वो ना जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आप जानते हैं। मैं वही उसी तरफ आ रहा था, देख लेना ना उस ये जो मिनिस्टर थी हमारी, जो जिसको कहते हैं वजारे दाखिला दाखिला की, जी, जी, उसने देखा ना अपनी सजा भुगत ली। वो तो वैसे ही नामाकूल औरत थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो बुलिंग भी करती थी, वो बदजुबान भी थी, वो लोगों को नाराज भी करती थी, वोकल बहुत थी, और इमिग्रेशन के हिसाब से जो उसकी वॉइस थी, हालांकि उसके अपने आबा व अजदाद इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद सू वाला उसने मैन, मेरा ख्याल उसका नाम था सू समथिंग, स्वेली ब्रेमन सू वाला मैन के इसी ब्रेमन तरह ही या था उसका। हाँ जी। जी, जी, लेकिन बाहर फारिग हो गई है। वो फारिग हो गई दूसरे दूसरे तीसरे दिन ही, मेरा ख्याल वो संडे को मार्च था, सैटरडे को मार्च था, और मंडे सुबह सुबह उसको उन्होंने फारिग कर दी। अच्छा, उसको फारिग करने के तो और भी कई मसाइल है ना, उसके तो बैगेज बन गया था, टूरी पार्टी के साथ बैगेज आ गया था जिसको कैरी करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने उसको जी, दफा किया, अल्लाह खैर सला। लेकिन देखे ना, यहाँ इतना बड़ा मार्च हुआ, हुकूमत के कान पे कोई जूं रेंगी है? बिल्कुल नहीं रेंगी है। उसके बाद जो यहाँ पे वोट हुआ है वो आपने देख लिया किस बुरी तरह से एमपीज ने रिजेक्ट किया है सीज फायर की प्रपोजल को। और उसमें वो सारे लोग, वो सारे एमपीज भी शामिल हैं जो मुसलमानों के इलाकों से आए हैं, बल्कि उसमें बाज मुसलमान एमपीज भी शामिल हैं जिन्होंने सीज फायर की मुखालफत की है, उसकी हिमायत नहीं की, उसकी मुखालफत की है। तो इस क्योंकि वजह पार्टी से लाइन टो करनी पड़ती थी ना। देखे ना, पार्टी टो करनी पड़ती है, लेकिन कुछ आपको कुछ स्टैंड तो लेना ही पड़ता है ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको अगर सीट पसंद है तो अपने वोटर्स को भी खुल के बताएं ना। सही। अगले वोट्स में पता नहीं इसका क्या नतीजा निकलता है, अगले साल जो इलेक्शन होना है यहाँ पे, मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये है कि उसका, लेकिन इराक के खिलाफ 1 मिलियन लोगों ने मार्च किया था, कोई नतीजा उससे निकला? ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी मार्चेस हो रहे हैं सर। हो रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। जमहूरी मुल्क आप मुजाहरा करते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? सही। गवर्नमेंट आपकी बात पे ध्यान देगी तो फिर होगी ना बात। इतना बड़ा आप जुलूस निकाल लेते हैं, मुझे मालूम है, मैं उस जुलूस में शामिल था, दोनों में, इराक वाले भी और ये जो इस महीने में यहाँ हुआ है। मतलब यहाँ इस दफा उन्होंने वो हथकंडे गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किए हैं। ट्यूब स्टेशन बंद कर दिए, ट्रेन कैंसिल कर दी। उसके बाद रोड के, पहले कभी नहीं हुआ कि बीच रोड में गाड़ियां पार्क हों या लोग गाड़ियों में बैठे हों और फंसे हुए हों, या आपने वहां पे जो था वो बसें बीच में पार्क की हुई हैं।
लोगों की तवज्जो बटाने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए कि लोग जुलूस में ना जाएं। लेकिन सलाम है उन लोगों को, आफरीन है उन लोगों की जो इसके बावजूद उसमें मार्च में शामिल थे, उन्होंने आखिर तक साथ दिया। तो इस वजह से यहाँ तो जो सिलसिला है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट करती है, हमेशा करती है। इराक के मामले में भी की थी। उसके बाद आपने देख लिया इराक में जिन लोगों ने जारहियत की थी, जिस प्राइम मिनिस्टर ने गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अमेरिका की सपोर्ट की थी, क्या हुआ माफी उसका? मांग के एक तरफ हो गए। ओ, टोनी ब्लेयर की बात कर रहे हैं ना मैं ये? उसी की बात कर रहा हूँ, जी, टोनी ब्लेयर की बात। हाँ। अच्छा, उसने माफी भी नहीं मांगी। सीधी बात है कि उसने माफी नहीं और मांगी। इंफॉर्मेशन गलत थी CIA की। हाँ, मतलब देखे ना, आए शाए बाएं करके फारिग हो गए। हाँ। तो इस वजह से यहाँ जो जमहूरी मुल्क, जो हम जो एक टोपी ड्रामा से सुनते हैं कि जमहूरी मुल्क, वो बस मतलब किताबों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पे मैंने बताया ना, मस्जिदों में जो मौलवी बातें करेंगे उनकी अब तहकीक होगी। अब आप देख लीजिएगा कि मौलवी बड़े सोच समझ के और सिर्फ वो मतलब वो बातें करेंगे कि जो उन्हें मतलब सूट करती हैं, जो उन्होंने पढ़ा है। थोड़ा बहुत कंडेम कर देंगे, यही कुछ करेंगे। सही है, चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये तो इसराइल और हमास की बात थी। अब चलते हैं हम पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर चलते हैं। इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए, हाजिर किया जाए? तो पहले तो वो 1 साल पूरा वो आते हैं, कोई ऐसी मतलब की बात नहीं थी, सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि वो जेल में है, तब भी इनको सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो सामने आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह पंजाब के इलेक्शन और KPK के इलेक्शन की जब हुक्म सानी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने रद्दी के टोकरे में फेंक दिया था, क्या ये हुक्म भी इसी तरह होगा? देखें जी, इमरान खान की सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है। असल में इमरान खान के चेहरे से बड़ा उनको प्रॉब्लम है। अगर वो उसका चेहरा बाहर निकल आया तो उनको ये खौफ है कि अवाम जो है वो चार्ज हो जाएगी। मैं ये कहता हूं, मतलब ये हम इधर इन लोगों से मुलाकात करते हैं, नून लीग वालों से भी और दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो दोस्त हैं दोनों पार्टियों के, वो यही कहते हैं कि जी इमरान खान से इतना ज्यादा हमें खौफ है, हमारी लीडरशिप को खौफ है कि वो बाहर निकला। अब देखिए उस पर पाबंदी लगी। सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब आपने पैमरा को बुलाकर के किस कानून के तहत तुमने इमरान खान का नाम लेना भी वो क्या कहते हैं उस पर पाबंदी लगाई हुई है। तो पैमरा ने कहा कि हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने किसकी तरफ से पाबंदी है? उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया 4 दिन पहले कि जनाब इमरान खान की शक्ल जो है वो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उसका नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप देखा ना, कासिम के अब्बा, सुलेमान के अब्बा, तो फलां के अब्बा, मतलब वो इनको इतना ज्यादा खौफजदा इमरान खान के, वो जेल के अंदर भी उसको इतना ज्यादा खौफजदा है वो। लेकिन अब जाहिर है कि प्रेशर जो है वो है, और दूसरा IMF की तरफ से है, फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और लोगों की तरफ से भी हमारा ये चल रहा है। मैं इतना पेसिमिस्टिक नहीं हूं। और जहां तक बात है, ये मुझे मुमकिन है कि कहें कि जी इस इनकार करें, लेकिन ऐन मुमकिन यह है कि वो कुछ लोगों को जाने की इजाजत दें, उनको पासिस के जरिए इजाजत दें कि आप उनसे अंदर जा सकते हैं, उनकी वीडियो कवरेज जो है उनको मना कर दें, उनके सेल जो है वो बंद कर दें, या जो इधर रख के जाए। क्योंकि अभी जो पहले तो जेल के अंदर जो हो रहा था, पहले तो छोटा सा कमरा होता था, अब जरा उन्होंने बड़ा एक हॉल जो है वो जेल के अंदर जो एक हॉल होता है, जहां पर जो कैदी जो है, जो कहते हैं कातिल नमाज पढ़ाता है, और वो जो बाकी जो जितने हरामखोर कैदी होते हैं वो पीछे जमात में खड़े होते हैं, तो उस हाल में जनाब उनको खड़ा किया जाएगा। तो वहां पे बाकी लोग भी जाएंगे और मखसूस लोग जाएंगे, उनमें वकला होंगे। अब पिछले दिनों में अलीमा खान और उनके जो फैमिली जो है, इवन शाह महमूद कुरैशी, उनको भी मतलब 8 घंटे तक वो उधर बैठे रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें होती रही हैं अपना इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की आपस में। लेकिन बात ये होती है कि आप देखें, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा है कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं वो इटसेल्फ गैर कानूनी है, ठीक है। और उसके बाद जनाब उन्होंने ये कल का परसों का डिसीजन है, उन्होंने अतर मिनल्ला ने एक इजाफी नोट लिखा है उसके अंदर ना, केस के जो फैसले के अंदर, कि जी ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और इलेक्शन जो 90 डेज में भी होने चाहिए। तो आप कह रहे हैं ना कि अदालतें उनका हुक्म मानेंगी, तो आप मुझे ये बताएं अदालतों का हुक्म कैसे वो मान रहे हैं? आप क्या किसी ने ये इस्तीफा देने की कोशिश की है कि जब उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन जो ये जितने भी निगरान हुकूमतें हैं जिसमें ये काकड़ है और दूसरा ये
आपका पंजाब का वजीर आला है, बाकी सिंध के वजीर आला वगैरह मकबूल, तो वो अब देखें उनमें इतनी कोई अखलाकी जुर्रत है या कोई कंसेप्ट है अखलाक का कि जी यहाँ पर वो पॉलिटिक्स के अंदर कोई अखलाक कि जो वो इस्तीफा दे देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो है दोनों तरफ हो सकती है बात, प्रेशर तो उन पर बड़ा है वो, लेकिन ये कहा जाता है कि जो मेरी उनसे बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि जब से ये इल्हान उमर जो थी, उन्होंने बाकायदा ब्लिंकन को पहले तो भी 60-66 के करीब कांग्रेसमैन ने की थी, ब्लिंकन को लेटर लिखा था। इस दफा जो 11 ने लिखा है उसका वो ज्यादा को सीरियस वो ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इल्हान उमर जो है वहां की अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, वो उन्होंने एक लेटर लिखा है और जिसमें लीड ये कर रही थी खातून, तो उसने ये कहा है कि जी हम पाकिस्तान की मिलिट्री एड को बंद कर दिया जाए क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उसमें इमरान खान और वो खवातीन का जिक्र है। पहले लेटर में एक जनरल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात थी जो 66 के करीब कांग्रेस मेन और विमेन ने लिखा था, लेकिन ये जो 11 है इसमें उनको जो तकलीफ हो, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त IMF की टीम भी इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, तो ये इलेक्शंस करवाने के चक्कर में बैठे हुए, तो इनकी पूरी कोशिश है कि आपका जो लाडला है, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब, सुपर लाडला, बल्कि उसको तकलीफ ये हो रही है कि मुझे लाडला क्यों कहा जा रहा है, कहते जब जाहिर है कि अब उसको बेलें दे रहे हैं और उसका जनाब 2 अल-अजीजिया और एवन फील्ड का वो उसको बेलें उसकी लगी, और इमरान खान की 30 तारीख को उन्होंने उसको लगाई है ये साइफर केस का और दूसरे जो केसेस चल रहे हैं, हालांकि ये सारे बढ़ गए हैं बकौल उसके शेर अफजल मरवत के, ये वो सारा केस ही बढ़ गया उनका, साइफर का भी बढ़ गया, और उसके अलावा दूसरा आप देखें वो जो बात कर रहे थे कि जी बैरियर टाउन वाला 190 मिलियन का, उधर से अलमशरक बैंक ने क्या लिख दिया मुझे बताएं, उन्होंने सारा बेड़ागर कर दिया, सारा केस ही बढ़ गया, ये सारे उसके केस बढ़ते जा रहे हैं। फिर उन्होंने खाबर मानिका को डाला बीच में, अब खाबर मानिका को जब शाहजेब खानजादा ने जनाब उसकी वो की है, उसकी वो डॉग वाली कहते हैं, उसके कुत्ते वाली है क्या आती है, जो पूरा मीडिया उसने कुत्ते वाली की है कि आप उसके, अब याद आ गया खबर माना की पुरानी वो केसें चला रहे हैं कि जनाबे वाला जब कह रहे हैं कि इससे पाकबाज औरत कोई नहीं थी, आज उसी खबर मानिका को दोबारा ट्राई किया, हालांकि कोर्ट ने खारिज कर दिया वो केस, ये वाला इद्दत वाला, तो उस पे जनाब वो भी बढ़ गया केस, जो है तो दूसरा जो है वो लग गया सर। मैं कहता हूँ जितने भी अभी तक जितने भी हुए सर, मेरे ख्याल में अभी तक बढ़ते जा रहे हैं बकौल शेर अफजल मरवत के, ठीक है ना। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वो उनके लिए जेल के अंदर भी उसके लिए उतना खतरनाक है नवाज शरीफ के लिए, बल्कि यहां तक वो कहा जा रहा है कि नवाज अब जब सीटें मांगी ना आज इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कि जी हमें मियां साहब जो है उस सीटें दे इस्तेकाम पाकिस्तान को, तुमने कौन से अपने पल्ले से देनी है, लेकिन हम इस तरह की अरेंजमेंट करें, मियां साहब कहना हमें 2/3 मेजॉरिटी दे जिन्होंने देनी है, अब वो कह रहे हैं कि जी तुमने कौन सी अपने पल्ले से लेके आनी, इस्तेकाम पाकिस्तान वालों को भी दो, वो नाराज हो रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं अब ले रहा। अब इस पे जनाब इख्तलाफ चल रहा है, और एन वो कहा जा रहा है कि मियां साहब हो सकता है कि दिसंबर में अपना वो बैग उठाएं और वो हो सकता है लंदन भागने की भी तैयारी कर सकते हैं, यहां तक ये बातें हो रही हैं। जी कैसा, थैंक यू वेरी मच। असद भाई आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, मैं कैसा पहले थोड़ा सा यशर भाई की बात का जवाब दूंगा। देखें, हमास ने बहुत कुछ पाया, इसमें कोई शक नहीं है कि सर सबसे बड़ा नुकसान तो आप देखें कि जो मालिक उनको तस्लीम करने जा रहे थे, हम भी तस्लीम करने जा रहे थे, सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, वो सारे की सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी। ये मुसलमान मरता नहीं है, मुसलमान शहीद होता है। कहते हैं वहां पर खुशबू जो है वो हर तरफ फैली हुई है। हमने तो कुछ नहीं हिस्सा डाला, और ये जितने हमारे हुक्मरान थे ये जस्ट जो पहले थोड़ा सा तनकीद कर लेते थे, थोड़ा सा अफसोस का इजहार कर लेते थे, उसी हद तक रहे और बड़ी कुछ किया। लेकिन एक चीज है कि जो मर्जी हम कर लें, फलस्तीनी और हमास के लोगों ने अपने आप को मनवाया है, और जो सुपर पावर जिसके मतलब हम यहाँ से बैठ कर डरते रहे थे कि भाई देखें इसराइल से छेड़खानी नहीं करना, वो एक एटमी ताकत है, बहुत बड़ी जंगी ताकत है, उसने घुस के मारा, उनके शहरियों को कैदी बनाया। इसके अलावा एक दर्जनों के हिसाब से डिटेल है जो बात कर सकता हूँ। तो बहरहाल फिर भी जो उन्होंने पाया, इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ पा लिया उन्होंने अपनी इस जंग से। बाकी जो अभी की बात है, देखें नवाज शरीफ का एक ही वतीरा है। असद भाई एक मिनट, जैसे भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जो अभी असद भाई ने कहा? देखें वो मरता नहीं है, शहीद है वाली तो बात अपनी जगह सही है, लेकिन आप देख लीजिए कि तनासुब देख लीजिए ना, कि मतलब इसराइलियों के मेरे ख्याल 1000-2000 बंदे, शायद थोड़े से इससे ज्यादा मरे होंगे,
इसके मुकाबले में आपने अपना 15,000 बंदा अब तक मरवा लिया है। अगले हफ्ते से जो काम शुरू होना ना, फिर उसमें उन्होंने आंखें बंद कर लेनी है इसराइल वालों ने। आदमी जब तक जिंदा रहता है ना, जब तक उसका जोश भी जिंदा रहता है, काम करने वाले भी जिंदा रहते हैं। आप ये भी तो देख लेना कि आपके जो इर्द गिर्द के इलाके के लोग हैं, जो आपके मुसलमान बरादर ममालिक है, उनमें से कोई खड़ा हुआ आपके साथ, सिवाय इसके नहीं, सर उन्होंने पहले किसी खड़े नहीं थे। किसी से कोई मदद नहीं ली। सर सीज देखें, फायर उन्होंने ना किसी से उन्होंने कहा इखलाकी हमायत करते हैं तो ठीक है, उन्होंने जंग अपने बलबूते पर लड़ी और लड़ रहे हैं। अभी तक किसी ने उनकी कोई हमायत नहीं की। लेकिन इसराइल को जो नुकसान पहुंचाया है, इसराइल को पीछे कम से कम 20-25 साल पीछे फेंक दिया सर उन्होंने। जितनी बड़ी वो प्लानिंग करके बैठ गए थे, हमास ने उस प्लानिंग को तबाह बर्बाद कर दिया। बाकी अल्लाह खैर करे, लंबी डिबेट हो जाएगी, हम आ जाते हैं आप इसको जहन में रखें, ठीक आप है, इस बात ठीक है, को जहन आसिफ में भाई। रखें। दो जुमले कहूंगा, आप इस जी बात जी को बोलिए जहन में बोलिए। रखें कि अगर हमास की और फलस्तीनी रियासत का सारा जोर दो रियासतों पे होता, दो रियासतें फलस्तीन की और उसकी, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन था, जिसके लिए अब भी लोग कह रहे हैं। लेकिन वो जो सारी इनको जद्दोजहद थी, जो अब तक का सारा काम था, वो भी तो पीछे चला गया ना। आपके अपने अपने जो मामला थे वो भी तो पीछे चले गए ना। नहीं इसराइल सर, तो वो पीछे, वो उन्होंने देखो ना, उन्होंने इसराइल पीछे उन्होंने गया, गजा की पट्टी को इसराइल पीछे गया या नहीं गया, सुपेर दिया था। उन्होंने मैं कभी बात भी आजादी नहीं देनी थी। उन्होंने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लेकर आना है। उन्होंने आसिफ पूरे भाई, फलस्तीन पर कब्जा करना ही करना है। आप नहीं रोक आसिफ सकते। भाई, मेरा आसिफ आपका भाई, ईमान हो ना हो, लेकिन हदीस शरीफ में है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा और इस बैतुल मकदस की आबादी है, मदीना की वीरानी है। इसमें तो मुझे और आपको कोई इख्तिलाफ तो नहीं है, लेकिन चले उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। जो दूसरा सवाल था मेरा, उस पे आप आ जाइएगा कि क्या इमरान खान को अच्छा कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, पहले पहले मैं आ जाता हूँ लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर। अनोखा लाडला अब पहले कहता था मुझे क्यों निकाला, अब कहता है मुझे जेल में क्यों डाला। सर पहला सवाल यह है कि वो जो मुझे क्यों निकाला था, जिन्होंने निकाला उन्होंने जेल में डाला। अब वो सवाल नहीं करता, अब वो कहता है मैंने भाजपा का हिसाब करना है और मैंने वो फैज हमीद का हिसाब करना है। सर एक बात सबको मान लेनी है कि इस वक्त जितना लाडला ये बना हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इतना लाडला को नहीं था। इसके बाप ने, बल्कि वो तो लंबियां स्टोरी है, लेकिन अभी तक ये चीज वाज़ेह है। जब भी ये पावर में आते हैं, इख्तिदार में आते हैं, जब इनके पास इख्तियार होता है, तब ये हमेशा गिरेबान पकड़ते हैं। अब इनके नखरे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। देखते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट कब तक इसको बर्दाश्त करती है। और एक जो सवाल आप करना चाह रहे पहले वो करें, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। जो सवाल है वो यही है कि कोर्ट में इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा कि नहीं। मुझे लग रहा है कि पेश करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये मामला अब इनके हाथ से निकल रहे हैं। पहले इनकी कोशिश ये थी, बल्कि सोचे मुझे रजीम चेंज के बाद से लेकर जब से नई तैनाती हुई है, जब से नया बंदा आया है, वो कुछ और प्लानिंग कर रहा था। और मुझे बताएं, पिछले वाले की प्लानिंग फ्लॉप हुई, इन वालों की प्लानिंग फ्लॉप हुई। तभी तो सर जाके ये जब आप जातियात पे उतर जाते हैं, फिर आप वो पुराने जितने किस्से होते हैं, आपने इतने साल जवानी में ये किया था वो किया था, आप आज की बात करें ना। इसका मतलब है आज की डेट में आपके पास कोई मवाद नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, इसलिए फिर आप जातियात पे उतर रहे हैं। और आपको ये दावे से मैं बता सकता हूँ कि मानका साहब और बाकी जितने किस्से कहानियां आपने सुन ली है, वो उसका कोई फायदा हुआ है? ये बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी को कैसे गिराएं, वो मुमकिन नजर नहीं आ रही कहीं पर। जी, इस पर भी मैं आऊंगा। ये जो किताबें निकलती हैं और उनमें क्या कुछ लिखा होता है। जी, ये सब भाई आप क्या कहेंगे कि कोर्ट में पेश करेंगे या नहीं? क्योंकि वो तो कहते हैं जी कि ये सिक्योरिटी का इशू है, तो केपीके में जो पब्लिक जो है वो बाहर निकल आई है। कोर्ट में पेश करना कोई मसला नहीं है, पहले भी 2-4-6 जगह पेश करते रहे, उससे कौन सा फसाद हुआ, कुछ भी नहीं होगा। असल बात यह है कि कोर्ट में पेश करने के बाद जो फैसले होने हैं उस पे इख्तियार किसका है। हाँ, असल में ऐसा है कि जब हड्डियों का गूदे में खौफ उतर जाए ना, तो फिर जो फैसला करने वाले हैं ना, उनका यही हालत है जो आजकल हमारी सियासी या एस्टेब्लिशमेंट का देखिए, उनकी हड्डियों में, ये हड्डियों के गूदे तक ये खौफ चला गया हुआ है कि अगर ये आदमी बाहर आ गया, इसको हमने जरा से भी
इजाजत देती पब्लिक में जाने की, बाहर निकलने का मतलब पब्लिक में जाने की, और जी, जी। हमने फेयर प्लेइंग फील्ड दे दी, फिर हमारा नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हालात चेंज होते हैं, एक लम्हे में सूरत हाल कहीं भी बदल सकती है। इसमें तो हम सबका ईमान है कि कुछ भी अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, और उसके अभी तक करते ही आ रहा है, बिल्कुल करता ही आ रहा है। सही। देख लीजिए ना, आस्ता आस्ता उसके ये 190 मिलियन पाउंड का केस तहस बढ़ नस गया हो गया। हाजरा खान को उन्होंने लॉन्च किया, जी, हाजरा हाजरा बीबी। हाजरा पर भी मैं आता हूँ हाजरा खान, यूसुफ भाई, हाजरा हाजरा पर खान। भी मैंने आना है। अच्छा, हाजरा पर उससे भी मैंने आना है। उससे पहले फिर मानका को उन्होंने लॉन्च किया, ठुस हो गया। जी, उससे जी। पहले सर आज उन्होंने फिर दोबारा लॉन्च कर दिया है। लॉन्च हो आज गया दोबारा। उन्होंने एक हाँ, जनाब आज ही उन्होंने दोबारा लॉन्च किया है। एक उन्होंने कहा जी इलिसिट रिलेशन थे इनके आपस में, तो लिहाजा एक बार फिर उसकी कुत्ते वाली होनी दोबारा। देखें, चले। उसने खुद कहा है कि मेरी किताब मैं लंदन से छपवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी चीजें हैं कि जो साबित नहीं की जा सकती, उन्होंने छापने से जी इनकार कर सर, दिया। ठीक है ना। अच्छा, चले, ठीक है। 2014 की बात है। अब चूंकि ठीक है इमरान खान इजहार बाहर भाई। नहीं है, इसका जवाब नहीं दे सकता वो। जी, जी। और ये इजहार- खबर, एक छोटी सी बात, तो जी, ये जी, खबर बोलिए। सिर्फ पाकिस्तान के पाकिस्तानी अखबारों में है, इंटरनेशनल जो जंग है उसमें कहीं ये खबर नहीं है। सही है, ये सही जो है, सारे बिल्कुल सही है। इल्जामात हाजरा खान ने लगाए हैं इमरान खान पे, उसका कोई जी, खबर ही नहीं है। ये चूंकि यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं, वहां तो कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। अल्लाह खैर चलो। सही है। जी, इफ्तिखार भाई, आपने एक ट्वीट भी किया हुआ है इसी हवाले से, और ये आपका एक ट्वीट है, और इस पे भी आपने जो भी लिखा है आप देख लें। लेकिन ये इतने वाहियात इल्जाम इन्होंने लगाए हैं इफ्तिखार भाई, कि आदमी दंग रह जाता है कि वो शख्स जो पूरी दुनिया में इतना मकबूल है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, उस पर इस किस्म के घटिया इल्जाम जो है वो आप कैसे देखते हैं? देखें, ये 2014 में ये किताब छपवाना चाह रही थी हाजरा बीबी जो है, तो वो उसको इनकार कर दिया। ये बात अब सामने आ चुकी है। अब मैं उसका एक ऐनी शाहिद हूं, एक मीटिंग जो है जिसमें जनरल बाजवा ने इमरान खान को कोशिश करता रहा है कि जी आप जो हैं बाज आ जाए, हमारे साथ सुलह करने, आखिरी दिनों की बात कर, जब बाजवा साहब, उसमें ये हुआ कि उसने इमरान खान को ये तड़ी लगाई कि हमारी पास आपकी वीडियोज हैं। और उन्होंने कहा जी कब की वीडियोज हैं? वो कहती है वीडियोज जो है वो फोश वीडियो है जब आप लंदन में क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने कहा कि यार ये तो सारे पाकिस्तान की, सारी दुनिया को पता है कि जी मतलब कि मेरी वीडियोज होंगी अगर आपके पास आ गई, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपका काम क्या है? जी सर, मैं प्ले बॉय था। ओ भाई मैं वो तो कभी भी उसने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं प्ले बॉय हूं। अब मैंने बल्कि एक और भी वीडियो वो ट्वीट किया था कि हमारे जमाने में वो जीनत अमान हुआ करती थी कॉलेज लाइफ में, तो हम जब इमरान खान को जब ओपनली उसको उसके पीछे पड़ी हुई थी, हाथ पता नहीं धोए हुए थे कि नहीं धोए हुए थे, लेकिन उसके पीछे पड़ी हुई थी, और वो बकायदा उसकी वो लगते थे, हम नारे मारते थे बकायदा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कि तलबा की जान जीनत अमान। तो वो जनाब इमरान तो उसके पीछे पड़े हुए थे सारे। अब ट्रम्प की जो आप देखें उसकी फैमिली की वो खवातीन उसके पीछे पड़ी, वो कब इनकार करता है? अब हाजरा बीबी से पहले आपने मेमोयर्स जो उसने रेहाम खान ने डाली थी, वो उसमें क्या था? वो सारी गलाजत भरी हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो मिलके मियां साहब का ये प्रोजेक्ट, मैं तो लिखा ये मियां साहब का प्रोजेक्ट है कि एक अनदर फेल्ड प्रोजेक्ट, कि हाजरा बीबी के बाद अब वो एक और कोई लेके आ रहे हैं कि जो अपना हीरा मंडी जाएं, ये उसमें आप जाके करें, ठीक है ना। तो मियां साहब जो है वो उनका एक जो स्टाफ अफसर है या सर बंदा, उसने राब्ता किया मेरे से, वो कहता कि जी नहीं जी ऐसे नहीं है, वो मियां साहब का कोई तलक नहीं, हाजरा बीबी फला फला। पहले भी तो उसने पता नहीं अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि रेहाम खान के साथ इन्होंने राब्ता किया है और उसको किसी टीवी चैनल पर ये बिठाएंगे, बिठाने के बाद वो जो गलाजत है वो उसको करेंगे, फिर उसी तरह जलील होंगे जिस तरह रेहाम खान की मुमायरा या दूसरा हाजरा बीबी। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं कि जी आपके पास परफॉर्मेंस के ऊपर कोई मैच नहीं है, परफॉर्मेंस में नहीं वो बात करते कि तुम्हें इमरान खान के दौर में 6% तक ग्रोथ रेट गई थी और इनका माइनस में चला गया, और ये वही आज वो बात कर रहा था कि जी लाडला वो नहीं है, वो है इमरान खान है, और जेल के अंदर वो फैसिलिटीज दी हैं। सरफराज बुगटी कहता है कि जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा है सरफराज बुगटी को, भाई तुम मुझे ये बताओ कि ये जो वीडियो तुम उसकी रिलीज करो कि ये इमरान खान को फैसिलिटीज दे रहे हैं,
ठीक है ना, को वो ऐसी फैसिलिटीज हैं जो 7 स्टार होटल होती हैं, अब दिखाओ अवाम को कि कहाँ पे वो फैसिलिटीज हैं। और वो जो उसकी थी क्या कहते हैं नवाज शरीफ की, उसमें तो एसी लगे हुए थे, जिसमें आपको याद है मैं उधर जाके इन्होंने कहा था जब अमेरिका के अंदर इमरान खान ने जो किया था कि जी मैं एसी उतरवाऊंगा, तो इसको क्या एसी दे रहे हैं? वो तो ऊपर छत चो रही है, एवं वो करी जाओ तो टीम दिया छत्ता ने, तो कह रहे हैं कि जी बारिश हो रही है तो इमरान खान थल्ले पे है और फैसिलिटी ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं मिलती पई आगे। तो ये इस किस्म की फजूल हरकतें जो हैं, ये जो गलाजत है, ये खबर मानेका की हो जाए, मुफ्ती सईद की हो जाए, या किसी के अब इद्दत आगे थी या पीछे थी, मैं तो कहता हूं इनको कोड़े मारने चाहिए, इनको किसी औरत पर बहुतान लगाने। वो शादीशुदा औरत है, वो भाग गई थी, और उसके साथ भागी, तो तुम किस किस्म के बेगारत आदमी हो यार कि इमरान खान तुम्हारे घर में आता था, वो लहदा कमरे में बैठकर बातें करता था। तो ये इस किस्म की बातें जो करने के बाद लोग कन्विंस सर नहीं होंगे, और ये जितनी मर्जी किताबें छाप ले उसके ऊपर, तो जाहिर है वो XXX मूवीज भी बना लें, तो इसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी। असल भाई आप क्या कहेंगे इसी बात पर? कैसा जितने भी इल्जाम खां पर लगते रहे हैं, मैं एक दोस्त के पास बैठा, उसने मुझे कहा जी वो कोकीन का नशा करता है, ये फलाना करता है, ये करता है, लेकिन वक्त ने साबित किया। मुझे बताएं, एक नशेई जो हीरोइन का नशा करता है, उसे जब आप हम हवालात में बंद करते हैं या जेल में बंद करते हैं, तो वो कहता है कि मुझसे जो मर्जी करा लो, लेकिन मुझे वो नशा दे दो। तो जिस बंदे को आपने तोड़ना था, इसका मतलब उसके मुतालिक जितनी भी अफवाहें थी वो सब झूठ थी, और उसने अपने किरदार से साबित किया। हालांकि जो जेल में उसके साथ रवैया अपनाया गया, जो सलूक उसके साथ किया गया, उसके मुतालिक तो अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। इवन हमें ये बताया गया कि उससे तस्वीर और जो पेंसिल या किताब या कुछ भी था वो भी ले लिया गया, कि ये जो वहां पर कुछ अल्लाह कर लेता है या वहां से ये चीजें इसको हौसला दे रही हैं, तो इससे हौसला तोड़ना है। ये बंदा जब टूटेगा तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा, फिर जो हमारे मुतालबात है उसको तस्लीम करेगा, क्योंकि उनको ये 100% यकीन है कि ये जब तक जेल में रहा ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। देखिए 30-35% से लेकर 70-75 से लेकर 90% तक उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ ये है कि इनके जो मुशीरान है, जो इनको मशवरे देते हैं, वो इस तरह की ओछी हटकंदे लेके आ रहे। मैंने कल प्रोग्राम किया रोड शो के ऊपर, सर 1.5 साल के अंदर लोगों की कुव्वते खरीद जवाब दे चुकी है, लोगों का जो कुछ जमा पूंजी थी वो लोग लुटा बैठे हैं। अब जो लोअर मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल ही मर गई है। मिडिल क्लास तबका भी बहुत ज्यादा पिस गया, उन्होंने अपना जो एक भरम रखा हुआ है, सफेद पोश लोग अपना मुंह छुपाए फिर रहे। तो लोगों को इन चीजों से कोई कंसर्न नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो जितने पे डॉलर छोड़ के गया था, वो जितने पर पेट्रोल गैस या बाकी चीजें छोड़ के गया था मुर्शिद को, उससे आगे नहीं है, तो उससे निचली सतह पर नहीं जानी चाहिए। आपने महंगाई दुगनी चुगनी कर दी, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि आपने अपने यशियां लल्ले तल्ले खत्म नहीं किए। तो सर लोग इनसे इतना तंग आ चुके हैं कि लोग सिर्फ मौके की ताक में है, क्योंकि एहतजाज करने का किसी को हक नहीं दिया जा रहा। पीटीए के वर्कर को फिर पकड़ा जा रहा है। लोग इसी इंतजार में थे कि इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में हम इनसे बदले लेंगे। अब इनको सारी की सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही है कि भाई इलेक्शन के इंतजार में है अवाम आपके साथ वो शुरू करेगी जो जिंदगी में नहीं हुआ, आपकी जमानतें जब्त हो चुकी होंगी। तो इसलिए सर ये सारी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस बंदे की पॉपुलैरिटी कराएं। अब खान की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक सूरत गिर सकती है, वो इक़्तिदार में आए और फिर उस तरह डिलीवर ना करे, फिर मीडिया के लोग, एंकर लोग फिर माइक लेकर लोगों के आगे आगे जाएं, महंगाई का शोर करें, लूटमार की बात करें, करप्शन की बात करें, और फिर लोगों को नौकरियां ना मिले, वो घर ना मिले, और ऐसे जो इमरान खान ने नारे की वादे किए थे वो लोगों को ना मिले, उसको वादे ना निभा सके, तो फिर शायद खान की पॉपुलैरिटी गिर जाए। इन ओछे हटकंडो इल्जामात के ऊपर और ऐसी जो आप वीडियो बना रहे हैं, बीपियों को लेके आ रहे हैं, इस तरह के जो आप काम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, इससे उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। लोग मुआवजा करते हैं कि आपका किरदार कैसा है, उसका किरदार क्या है, उसने अपने 2.5-3 साल में क्या डिलीवर किया। लोग कहते हैं मुख्तलिफ दौर था लेकिन सुनहरी दौर था। आप अपने दौर में 1.5 साल का मुआवजा कर लें,
जितनी पार्टियां थी उसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल कर लें, इन सब ने मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो लोगों को पहले कहीं ना कहीं आप आंखें बंद कर लेते थे, कहीं ना कहीं लोगों को धोखे में रख लेते थे। अब तो हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है, कोई भी चीज लोगों से ढकी छुपी नहीं रहती। तो सर मैं वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि इमरान खान को जब तक ये जेल में बंद करते हैं, वो आवाम के लिए मसीहा बन चुका है, लोग उसके इंतजार में है, वो आएगा तब जाकर मुल्क को इस बुरानों से निकालेगा। जिसकी बात ये कर रहे हैं वो लंदन से तो आ गया है, लेकिन यहाँ आकर लोगों ने उसकी कोई नहीं सुनी। वो बेचारा ढूंढता फिर रहा है कि मैं किस इलाके से इलेक्शन करूं या इलेक्शन कराऊं भी ना कराऊं, और उसने यही कहा कि इलेक्शन ना हो तो हमारी जान छूटी रहे। अब तो मरी जो है उस पर उनकी नजर है। बहरहाल नहीं, मरी में कुछ ऐसा है, मैं मरी में रहा हूँ, मरी के लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन वो एक क्लास होती है जिससे आप मिले, उनके जहनों से वो चीजें नहीं निकलती, वो शख्सियत परस्ती होती है। तो मरी का हल्का बहुत बड़ा है ना, तो ये नहीं हो सकता। वहां पे आपने देखा है कि पीटीआई वहां से जीती थी, तो मरी में चले कोशिश करके देख ले। हाँ, लेकिन हम कहते हैं जहां से लड़ना इलेक्शन लड़ें, लेकिन इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं है। जी सर। 1.5 साल की जो इनकी कारकर्दगी है शहबाज शरीफ साहब की, उसको कोई भी नहीं ऑन कर रहा। ना पीपल पार्टी वाले ऑन कर रहे हैं, ना ये खुद नून वाले ऑन कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब भी जब कोई तकरीर करते हैं या बात करते हैं तो वो उसको ना करें। काजी साहब, आवाम ने तो मुआवजा कर लिया है ना, आवाम की जो नाक से लकीरें इन्होंने निकलवाई हैं, जो बिजली के बिल भेजे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, जो महंगाई की है, उससे तो आम आदमी इफेक्ट हुआ है। इनके अपने वर्कर जो इनको चाहते थे वो भी इसी ताक में बैठे हैं कि हमने गुस्सा निकालना है, इस दफा इनको वोट नहीं देना, इसलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी यसर भाई, आप रह गए, आप तो अब कुछ अरसा पाकिस्तान भी गुजार के आए हैं, तो अवाम में क्या तासुर पाया जाता है सर? देखिए, पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है कि जब तक इलेक्शन ना हो उससे पहले वो ढीले मिले ही होते हैं। अब आपाधापी नफसा नफसी का आलम है, महंगाई अपनी जगह है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होने को आ रही है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, ये मुश्किलात लोगों में हैं, लोग उसी में मस्त हैं और कोई नहीं है। बाकी जो है वो, सच्ची बात बताऊं, आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप किसी शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, ऐसे भरे आप किसी बाजार में चले जाएं, वही जी। गहमा गहमी है, वही हाल है जो पहले था। तो इस वजह से जो लोग, मेरा ख्याल जो परेशान हाल लोग हैं, जाहिर उन्होंने घरों से निकलना छोड़ दिया होगा, लेकिन जिनके पास पैसे हैं, जायज नाजायज, वो तो बाहर वो तो आती है। जाहिर है उसको तो शो ऑफ करने के, मुझे मॉल में, कई मॉल्स में कराची में जाने का इत्तेफाक हुआ, कहीं कोई कमी नहीं आई है, कहीं कुछ नहीं है, कोई लोगों को ऐसी परेशानी नहीं है। जो चीजें पहले 10,000 की थी वो 15,000 की हैं, 20,000 की हैं, लोग उसी तरह से ले रहे हैं, दे रहे हैं। खाने की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन रेस्टोरेंट उसी तरह से भरे हुए, बहुत कम उसका कोई फर्क हुआ होगा। अब जाहिर है लोगों ने जिंदा भी रहना होता है और सारे हालात उनके सामने होते हैं, लेकिन एक तड़प अपनी जगह। आम लोगों से मिलकर यही पता चलता है कि जो पिछले सालों में होता रहा है, लोग उससे आवाजार तो हैं, सही, और चाहते ये हैं कि कोई तब्दीली हो, कोई बेहतरी की तब्दीली हो, और जाहिर है उसमें एक ही शक्ल और एक ही आदमी उन्हें और एक ही पार्टी नजर आती है। हालांकि वो पार्टी भी कहाँ है, अब देखा जाए तो पार्टी तो अब, बिल्कुल जो टॉप कुछ लीडरान है वो भी, और कुछ सेकंड हाँ, टियर के लीडरान जो हैं वो भी गायब हैं सेकंड बिल्कुल। टियर, थर्ड टियर, सारी जो है वो सारी एलिमिनेट कर दी उन्होंने। एक तो सिर्फ एक आदमी का नाम रह गया है, और आप देख लीजिए यहाँ उधर केपीके के लोग हैं, पंजाब में भी देख लिए बुरा हाल है, कुछ खवातीन हैं, चंद एक मर्द हैं, कराची में बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन होगा तो तब पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं, अगर उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका दिया गया मौका तो। दिया गया, सही है। ठीक है जैसा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, आपको सेहतमंद देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया सर, तो फिर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत खुश अल्लाह रहिए, हाफिज़, बहुत शुक्रिया। आमीन। जी यही था आज का सब रंग। और मैं हमेशा प्रोग्राम के आखिर में एक बात कहता होता हूँ कि जैसे मेरे जो पार्टिसिपेंट थे प्रोग्राम में वो भी कह रहे हैं कि जब वोटिंग होगी तब जो पब्लिक है वो जो है वो जो उनका गुस्सा है वो निकालेगी। लेकिन पब्लिक को भी चाहिए कि अपनी वोट जो है उसको सही इस्तेमाल करें, सोच समझ के वोट दें, किसको देना है ये भी सोच कर दें, और जब वोट दे दें
तो उसकी हिफाजत भी करे, ये उसी के नाम पे निकले जिस नाम पर उन्होंने वोट दिया है। तो अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल भी प्रोग्राम करने का इरादा है, तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।